आपके जो श्वसन मार्ग, सुषुम्ना मार्ग जिसे आप कहते हैं, ब्रह्मनाड़ी के मार्ग में जो 3 मूल ग्रंथियां हैं, जिसे आप शिव ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि करते हैं, उसे भी खोलने में आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसका लाभ आपको यह होगा कि आपका प्राण उन्मनी हो जाएगा और आपका प्राणायाम भी सिद्ध होने लगेगा। आप स्वतः ही अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि प्राणायाम आदि तो आप ही कर रहे हैं, सो अनुभव भी आप ही को होगा। ब्रह्म मार्ग में स्थित इन्हीं केंद्रों को खोल के बिंदु योग भी सिद्ध किया जाता है। प्रथम अभ्यास में हम वायु को उन्मनी कराते हैं, यानी वायु का गमन ऊपर की तरफ होने लगता है, जो वायु उठकर मस्तक तक पहुंच जाता है। मस्तक तक पहुंचने के लिए उसे इन 3 ग्रंथियों का सामना करने पड़ेगा, यानी कि यह 3 द्वार जो कि पहले से बंद हैं, वह सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में स्थित है, इसलिए प्रथम इसका भेदन परम आवश्यक है। इन 3 ग्रंथियों की विशेषता को आप इतने से ही समझिए कि ब्रह्म मार्ग में स्थित यह 3 केंद्र जो कि शिव, विष्णु और ब्रह्म केंद्र के नाम पर स्थित हैं, यह 3 ग्रंथियों के भेदन हुए बिना न तो आपका बिंदु योग सिद्ध हो सकता है, न तो आपका प्राणायाम सिद्ध हो सकता है और ना ही आपका योग सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इन सबकी सिद्धि के लिए परम आवश्यक है कि आपके द्वारा श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से जो वायु धारण किया जा रहा है, वह वायु सुषुम्ना के मार्ग से सर्वप्रथम मस्तक तक पहुँचे। फिर आप बिंदु आदि को ऊपर ले जाने का अभ्यास करते हैं, किंतु आपके यह तीनों केंद्र जब बंद हैं, तीनों ग्रंथियां बंद हैं, जो कि सुषुम्ना के मार्ग में स्थित 3 द्वार हैं, तो आपका यह वायु ऊपर उठेगा कैसे, उन्मनी कैसे होगा, मस्तक तक कैसे पहुंचेगा। सो आपका कुंडलिनी जागरण आदि की जो परिकल्पना है, सो सब कुछ अधूरी रह जाती है। सो यदि आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो भी, यदि आप प्राणायाम सिद्ध करना चाहते हैं तो भी, यदि आप बिंदु योग के अभ्यासी हैं तो भी, यदि आप योग सिद्ध करना चाहते हैं तो भी, प्रथम तो आपको इन 3 ग्रंथियों का भेदन करना परम आवश्यक है। सो उसके लिए आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें, आपके इन 3 ग्रंथियों का भेदन बड़े सहज ही हो जाएगा। तो भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें वायु से शरीर को परिपूर्ण करना होगा, यानी शरीर में वायु भरना होगा। और शरीर में वायु को भरने के लिए नितांत आवश्यक यह है कि शरीर में जो पहले से ही वायु भरे पड़े हैं उसे बाहर कर दिया जाए, यानी शरीर से शरीर के वायु को बाहर कर दे, तत्पश्चात वायु को धारण करे, वायु को भरे। कहने का आशय यह कि सबसे पहले सने सने धीरे धीरे शरीर में उपस्थित वायु का रेचन कर दें, उन्हें छोड़ दें। तत्पश्चात थोड़ा सा होल्ड करें। होल्ड करने के पश्चात आप वायु को खींच के भर लेने के बाद आप अपने सांस को रोकें, और रोकने के बाद ही आपको वह विधि और उस तकनीक की जानकारी होगी जिस तकनीक के माध्यम से यह भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम संपूर्ण होगा। तो उसके लिए आप हमारे एक सांस यानी एक प्राणायाम तक प्रस्तुति में बिल्कुल बने रहें, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करते समय हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। सो आपसे निवेदन है कि इसकी संपूर्ण विधि को जानने के लिए कम से कम आप हमारे साथ हमारे एक प्राणायाम तक अवश्य बने रहें, तभी आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के संपूर्ण विधि और उसके मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। क्योंकि शरीर में समस्त वो केमिकल, वो समस्त रसायन, वो समस्त ऊर्जाएं डेवलप होती रहती है जिसकी आवश्यकता शरीर को है, और शरीर के हुए क्षति की रिपेयरिंग करना भी शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है। किंतु शर्त यह है कि हमारा संपूर्ण शरीर शुद्ध ऑक्सीजन से सदैव परिपूर्ण हो। सो हम इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को ऑक्सीजन से परिपूर्ण करेंगे और शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सहित शरीर के संपूर्ण सेल तक शुद्ध ऑक्सीजन का संचार स्वतः ही हो जाएगा इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के अभ्यास मात्र से, और तीनों ग्रंथियां स्वतः ही खुलने लगेंगी, यानी सक्रिय होने लगेंगी। तो उसके लिए हमें आपको करना कुछ नहीं है, किसी एक विशेष आसन में बैठ जाना है। हम पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन में स्थित हो जाने के बाद हम
भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। किंतु भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको एक विशेष बात से और अवगत कराते चलें। क्योंकि हम जो भी कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारे प्राणायाम में कुछ उद्घात लगते हैं और हमारे प्राणायाम के 2 उद्घात तक तो हम इस प्रस्तुति में आपके साथ एक संपूर्ण प्राणायाम करेंगे, किंतु तीसरा उद्घात आपके साथ साझा नहीं करेंगे। यदि प्राणायाम के उद्घात को जानना हो तो उस पर भी हमने प्रस्तुति पहले ही साझा कर रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। हाँ, हम कुछ लक्षण आपके साथ साझा कर दे रहे हैं, उसे आप अनुभव करिएगा इस प्रस्तुति में देखकर। क्योंकि जब द्वितीय उद्घात लगेगा, दूसरा उद्घात लगेगा, तो संपूर्ण शरीर में अंग प्रत्यंग में एक कंपन सा उत्पन्न होगा। यह द्वितीय उद्घात के लक्षण है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो रखा है। क्यों अभाव हो रखा है? क्योंकि हमने वायु को सने सने बाहर प्रवाहित कर दिया है और वह वायु शरीर में अब शॉर्ट पड़ गई है, और उस अभाव की आपूर्ति आपके द्वारा किए गए इस हठ अथवा इस छोटे से यत्न, जिसे आप बाह्य प्राणायाम में करते हैं कि सांस को रोक रखे हैं, उसके कारण शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सो शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सहित सारे सेल में एक हापाधापी, एक दौड़, एक एक्टिवनेस आ जाता है। वह उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने में लग जाता है। तो इस मैकेनिज्म से शरीर के प्रत्येक सेल, चूंकि ठंडियों का मौसम चल ही रहा है, इस ठंडी के मौसम में हमारे ज़्यादातर सेल डेड होने लगते हैं और फाइनली वो टॉक्सिन के रूप में शरीर में एकत्रित होते रहते हैं, जो कि हमारे शरीर में उपस्थित जो कोई भी रोग है उसका एक मूल कारण है। और इसी एकत्र हुए डेड सेल को, जो कि टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो गए हैं, उन्हें बाहर करने का अतिरिक्त कार्यभार हमारी किडनी और हमारे लीवर पर पड़ जाता है। परिणाम यह कि उनकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर पड़कर हमें अस्वस्थ करने लगती है। सो हम सर्वप्रथम यत्नपूर्वक ये किन प्रकार अपने टॉक्सिन को भी इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप जैसे ही करेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा मात्र एक ही प्राणायाम में कि आप जो अपने हठपूर्वक और अपने बलपूर्वक वायु को भरते हैं अपने शरीर में, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपकी सांस अपने स्वाभाविक गति से ही उस वायु को उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में इस शरीर में भर लेगी। और यदि प्रस्तुति में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें तो भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के विधि को साझा करने के पश्चात हम आपके साथ सांस के गति को वश में कैसे किया जाए उसकी तकनीक भी साझा कर देंगे, जिसको जान समझकर उसके अनुरूप आप भी अपना अभ्यास करिएगा। आप अपने सांस को वश में करने में स्वतः धीरे धीरे माहिर हो जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने किसी एक विशेष आसन में, जिसमें कि हम सहजता में बैठ सके, बैठ जाएं। हम पद्मासन लगा के पहले से ही बैठे हुए हैं। पद्मासन में स्थित हो जाने के पश्चात हमें वायु को भरना है, किंतु वायु को भरने से पहले शरीर में उपस्थित वायु को शरीर से बाहर कर देना है, रेचक करते हुए। आप सांस सने सने छोड़िएगा। हम थोड़ी तीव्रता से सांस छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो यह प्रस्तुति बहुत लंबा हो जाएगा। सांस छोड़ने के पश्चात आप थोड़ी देर रुकिएगा। रुकने के बाद जिस प्रकार हम पुनः सांस को भरेंगे, जैसा कि प्रस्तुति में आप देख रहे होंगे, हम अब सांस भर रहे हैं। यह सांस इस प्रकार जब आप भरेंगे तो आपकी समूची छाती फूल जाएगी, और सांस को भर लेने के पश्चात आप अंतः कुंभक करेंगे, यानी सांस को अंदर रोकेंगे। तत्पश्चात आपको जब तक उद्घात न लगे, उद्घात क्या है प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहिए, हमें देखते रहिएगा। जो ही उद्घात लगेगा तो ही हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, और आप इस प्रकार सांस को होल्ड करके हठपूर्वक यत्नपूर्वक थोड़ी देर तक बैठिएगा, और आपको थोड़ी देर पश्चात ही उद्घात लगेंगे। जैसा कि हमारे साथ इस प्रस्तुति में आपको ध्यान से देखते हुए आपको अनुभव हो जाएगा। प्रथम उद्घात लगेगा तो आपके शरीर में पसीना उत्पन्न होने लगेगा। जैसे आप अब ध्यान से देखते रहिए कि उद्घात क्या होता है और कैसे लगता है। तो उद्घात के लिए देखते रहिए। यह अब उद्घात लगने वाला है। यह रहा प्रथम उद्घात। यह जो सांस पुनः तेजी से खींचे हैं हम,
ये हम नहीं खींचे हैं, हमारे प्राणवायु जो कि सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश कर गए, और सुषुम्ना के मार्ग में प्राणवायु का प्रवेश होते ही प्राण अपने आप सांस वायु को खींचेगा और इस समय आपके शरीर में पसीना आदि उत्पन्न हो जाएंगे। सो आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे उद्घात भी आपको ध्यान देने हैं। दूसरे उद्घात के समय शरीर के अंग प्रत्यंग में कंपन उत्पन्न होने लगेगा। जैसा कि आप हमें देख रहे होंगे, हमारे शरीर में, हमारे उदर आदि में कंपन उत्पन्न हो गया है, और यह रहा दूसरा उद्घात। इस ब्रीदिंग टेक्निक में जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे, आपका ब्रीद वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आरंभ हो जाएगा। आपका सांस वायु को तेजी तेजी खींचने लगेगा और आपका भस्त्रिका प्राणायाम बिना किए ही स्वतः होने लगेगा। आपका सांस जितना देर सहजता से रुके उतना ही देर आप सांस रोकिएगा। इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। अब देखिए, आपसे बात करते समय हमारी कोई सांस भी नहीं फूल रही है। क्यों नहीं फूल रही है? क्योंकि हमने सांस की गति, चूंकि इतने देर तक हमने सांस को अंदर होल्ड करके रखा और 4-5 बार यह जो सांस को तेजी तेजी अपने आप अंदर खींचा, और फाइनल में जो सांस को बाहर हमने बाएं प्राणायाम करके, बाएं कुंभक करके रोका, उससे उसकी गति स्वतः ही कंट्रोल हो गई और आपसे बात करने में हमें सहजता हो गई, क्योंकि सांस की गति स्वतः ही सामान्य हो गई। और इस अवस्था, चूँकि 5-6 बार आप तेजी तेजी जब सांस को भर लें, सांस चूँकि आप रोक रखे हैं, तो वह अपने आप जो वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, वह वैक्यूम अपने आप वायु को तेजी तेजी खींचेगा और भरपूर मात्रा में खींचेगा। शुरुआती अभ्यास में भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास आप 5 में रखिएगा, किंतु नितांत आवश्यक यह है कि इसका क्रम आपको ध्यान रहे और इसके बताए गए क्रम के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। इसके अभ्यास आप शुरुआती अवस्था में 5 और धीरे धीरे आप इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यह विशेष लाभकारी हो जाता है। जैसा कि सर्दियों का आगमन हो ही गया है, तो सर्दियों के आगमन से ही इसका निरंतर यदि हम आप अभ्यास करें, तो शरीर पर पड़ने वाले दुष्परिणाम जो कि सर्दियों के कारण पड़ते हैं, उसका कोई भी दुष्परिणाम आपके शरीर पर कभी दिखाई नहीं देगा। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और समूचे दिन आपके शरीर का तापमान इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के कारण एक सामान्य बना रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा ठंड आदि का आभास नहीं होगा, आपके स्फूर्ति में भी कमी नहीं आएगी। सर्दियों के मौसम में जो हमारे शरीर के सेल डेड होने लगते हैं, उससे भी बचाव होगा और प्रत्येक सेल की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, जिसका परिणाम होगा कि हमारे शरीर में स्थित हमारे अंग प्रत्यंग की क्षमता बढ़ेगी और हमारा शरीर दृढ़ और मजबूत होगा। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए